तो आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन, दैट इज द 4th चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन इन अ प्लेन का सबसे पहले तो हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब जब कभी भी कोई मोशन हम 2 डायमेंशन में करते हैं, इसी को हम मोशन इन 2 डायमेंशन भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या है? whenever a body is moving from one place to another, it is the variables are both in x axis and y axis. Suppose x axis में भी कुछ वैल्यू चेंज कर रही है और करस्पॉन्डिंगली y axis पे भी कोई वैल्यू चेंज कर रही है, तो फिर उसे हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। जैसे जनरली इसका एग्जांपल दिया जाता है, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का दिया जाता है कि सपोज करके एक बॉल है जिसको आपने यूं इस प्रकार से फेंका है। अगर आप एक बॉल को इस प्रकार से फेंक रहे हैं, ये बॉल जिस मोशन को लेकर चल रहा है उसमें बॉल हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम दिस प्लेस, बॉल इस जगह से इस जगह भी ट्रैवल किया और साथ साथ बॉल ने इस जगह से इस जगह का भी डिस्टेंस को ट्रैवल किया। बॉल ने एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल किया है और बॉल ने वाई एक्सिस में भी ट्रैवल किया है। ऐसा कोई मोशन इसमें एक ही टाइम पर आप दोनों मोशन कर रहे हैं, यानी योर डिस्प्लेसमेंट इज इन बोथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। कोई भी 2 डायमेंशन यानी किसी भी 2 प्लेन में या किसी भी 2 एक्सिस को आप कवर कर रहे हैं और एक प्लेन 2 एक्सिस को मिलाकर आप हमेशा क्या बनाते हैं? एक प्लेन बनाते हैं। तो उसमें जब कभी भी कोई मोशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन। डेफिनेशन लिखिए, अ स्टडी ऑफ मोशन which involves the introduction of variety of quantity, a study of motion which involves the introduction of variety of quantities that are used to describe the physical world, such as distance, speed, displacement, velocity. Describe the physical world such as distance, speed, displacement, velocity, acceleration, force, mass, momentum, work, power, energy, etc. Distance, speed, displacement, velocity, acceleration, force, mass, momentum, work, पावर, एनर्जी एटसेट्रा। कुछ भी लिख दीजिए, जितने सारे चैप्टर के नाम मैंने पढ़ाने वाला हूं सारा ही बोल दिया है। ETC आर यूज्ड व्हिच मे बी वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, व्हिच कैन बी आर यूज्ड व्हिच मे बी वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। जहां तक लिखा ठीक, जहां तक नहीं सुनाई दिया उसके बाद ETC लिख दीजिए। यूज्ड व्हिच मे बी वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। देयर आर फ्यू मोशंस which are 3 dimensional और कुछ 3 dimensional motion भी होते हैं। जैसे आप अगर कोई एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, that flight which you are taking, एक एरोप्लेन जो होता है उसके जो वो होंगे ना, एरोप्लेन का जो मोशन है that is actually in 3 dimension। वो आपको तीनों डायमेंशन में लेके जाना होगा। आप x में भी जा रहे होंगे, आप y में भी जा रहे होंगे और आप वर्टिकली z में भी जा रहे होंगे, क्योंकि जिस एरोप्लेन की हम बात कर रहे हैं उसके पास ऑल द 3 एक्सिस रहता है, तीनों एक्सिस रहता है। तो इस प्रकार से एरोप्लेन जो है वो 3 डायमेंशनल। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको 3 डायमेंशनल का। जैसे फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती जो है उसके फ्यूम्स आप देख रहे होंगे। अगर ये इंसेंस स्टिक, व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश इज इंसेंस स्टिक, ये अगर आपका अगरबत्ती है और इससे जो धुआं निकल रहा है, इसका कभी भी आपने मोशन ट्रैक किया है? वो कुछ दूर तक ऐसा ऊपर जाता है और फिर यूं ऐसा फैल जाता है। अब वो फैला है, वो किस एक्सिस में फैलेगा? वो x में भी फैलेगा, y में भी फैलेगा और z में भी फैलेगा। इस प्रकार से 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन हमारे एग्जिस्टेंस में आ गए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये जानना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये जानना चाहिए, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, कितने प्रकार का वेक्टर होता है, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और उसका एप्लीकेशन, फिर उसका रिजल्टेंट, पूरा का पूरा वेक्टर आपको पढ़ लेने के बाद
ही मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि कोई भी टू डायमेंशनल मोशन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, और ध्यान से ये ध्यान में रखिएगा इट विल टेक अनदर 2 to 3 क्लासेस टू कंप्लीट ओनली द वेक्टर। आपको वेक्टर की पढ़ाई पढ़ाने में ही 2 से 3 क्लास लग जाएगा। रीजन, वेक्टर इस चैप्टर का मेन पार्ट, मेन जान है। वेक्टर अगर आप समझ गए, वैसे सच जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनको तो वेक्टर 3D पूरा पढ़ाया जाएगा क्लास 12 में। वेक्टर 3D आपका पूरा एक टॉपिक ही है, या 11 में होगा या 12 में होगा, आपको वेक्टर 3D पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे तो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया ही जाता है, पर अब उसका इंतजार मैं नहीं कर सकता ना कि जब आपको वेक्टर 3D पढ़ाया जाएगा तभी हम लोग मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक जितना फिजिक्स में वेक्टर चाहिए जिससे कि पूरे 2 साल का काम मेरा निकल जाए, उतना वेक्टर मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा। लिखिए सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, राइट। Those physical quantity which have only magnitude, which has only magnitude but no direction, and do not obey the vector law of addition, do not obey the vector law of addition is known as scalar quantity, is known as scalar quantity। अभी एक नया वर्ड आपको यूज हुआ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब देयर आर बेसिकली 2 to 3 वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो वो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस लॉज, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ एंड व्हाट इज द पॉलीगॉन लॉ, वो पढ़ेंगे। लेकिन जो इसको फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। जो फॉलो नहीं करता है वो क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। उसी में लिखे फुल स्टॉप देंगे। द स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। The scalar quantities are added or subtracted algebraically। आप इसको algebraically ऐड कर सकते हैं। What do you mean by algebraically? Algebraic addition 1 + 1 = 2। तो वहां पे आप सीधे 1 + 1 करेंगे वो 2 हो जाएगा, दैट इज अलजेब्रिक एडिशन। पर वेयर जब आप बात करते हैं इसके वेक्टर एडिशन की तो फिर कहानी अलग हो जाती है। वहां पे फिर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, इस तरह का एक फार्मूला निकल के आता है। इसके कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हैं, राइट। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी: मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, speed, distance, work, energy, power, etc. These all are the examples of scalar quantity. Next, vector quantity. Scalar quantity में बहुत ज़्यादा जानने के लिए होता नहीं, क्योंकि scalar quantity ही आज तक हम लोग पढ़ते हैं। पर vector quantity में बहुत कुछ है जानने के लिए, इसलिए vector quantity को पढ़ते हैं। Right, vector quantity. Those physical quantities which have both magnitude as well as direction, those physical quantities which has both magnitude as well as direction, and obeys vector law of addition and follows vector law of addition is known as वेक्टर क्वांटिटी, इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। उसको आप क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो कोई भी ये डायग्राम मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा, 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल और 3 डायमेंशनल मोशन का एक आध एग्जांपल, जो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है। ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा तो दैट कि आपको आइडिया लगे कि वो 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है। देन अभी आप लिखें एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी। अभी कुछ एग्जांपल आप उसके नीचे लिख सकते हैं। पहला एग्जांपल, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? आप डिस्प्लेसमेंट कैन बी एग्जांपल ऑफ दिस। डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, वो कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। Further example can be written as force is an example, torque is an example,
ये सारे एग्जांपल आप लिख लीजिए। फोर्स भी एक एग्जांपल हो सकता है, फिर टॉर्क एक एग्जांपल हो सकता है। ये सारे आपके एग्जांपल हो सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी। सब हेडिंग डाले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, राइट, representation of a vector, right, first one, a vector quantity is represented by, a vector quantity is represented by putting an arrow above the quantity as shown. A vector quantity is represented by putting an arrow above the quantity as shown. As such, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, सपोज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर आप एक एरो ऐसे डालते हैं और इस प्रकार से आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कमिंग टू दीस क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट को आप x डैश की तरफ डालते हैं, वेलोसिटी को आप v एरो, एक्सेलरेशन को a एरो, फोर्स को कैपिटल F एरो, टॉर्क को टाउ एरो, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। These are all the way in which a particular vector quantity is represented. Second point, to represent a physical quantity, to represent a physical quantity, we require to represent a physical quantity, we require a coordinate system. We require a coordinate system, and the coordinates in vector form are represented as, and the coordinate in vector form are represented as, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, नेगेटिव एक्स एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई कैप से, पॉजिटिव वाई एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस के कैप, और माइनस जेड एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस के कैप। अब देखिए, मैंने अभी के कैप के बारे में आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन कैप लगा दिया। कैप छोड़िए, आप अभी क्या लिखिए, आप वेक्टर लिखिए, क्योंकि जब तक आप यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं जानिएगा तो अभी आपको ये वाला पार्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम वो वाले पार्ट को अभी नहीं लेके चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये लेके चल रहा हूँ कि ये आपका वेक्टर फॉर्म है, जहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप क्या लिखते हैं, आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस को आप क्या लिखते हैं, जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस को आप लिखते हैं जेड कैप, और करस्पॉन्डिंगली उसके नेगेटिव पार्ट को आप इस तरह लिखते हैं। इसको जब आप ग्राफिकली देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। दिस इज, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, दिस इज आई कैप या आई वेक्टर, दिस इज जे वेक्टर, एंड दिस इज के वेक्टर। ये के वेक्टर, ये जे हुआ तो ये माइनस जे होगा, ये जे हुआ तो ये माइनस जे होगा, ये आई कैप हुआ तो ये माइनस आई कैप होगा या माइनस आई वेक्टर होगा, और ये के वेक्टर है तो ये माइनस के वेक्टर होगा। दिस इज जेड। ये जेड जो है वो ऐसे है, जेड एक्सिस किधर होता है, जेड एक्सिस ऑलवेज टुवर्ड्स यू एंड इनसाइड द बोर्ड, तो ये जेड एक्सिस है। तो इस प्रकार से आप एक्सिस को उसके नीचे बना सकते हैं। डन। क्वेश्चन एक लिखिए, राइट वन क्वेश्चन। A body moves 5 kilometer. A body moves 5 kilometer in east direction. A body moves 5 kilometer in east direction. Represent this quantity in vector form. Represent this quantity in vector form. आपको इस क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आई वेक्टर माइनस 5 वेक्टर प्लस 5 किलोमीटर आई वेक्टर, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। क्यों? उसने बोला है बॉडी मूविंग 5 किलोमीटर इन ईस्ट, ईस्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, दैट इज दिस प्लस आई क्या। अगर ये बोलता वेस्ट तो क्या लिखते हैं, माइनस 5 आई वेक्टर, और अगर ये बोलता नॉर्थ तो लिखते हैं प्लस जे वेक्टर, साउथ माइनस जे, टुवर्ड्स यू
प्लस के, इनसाइड द बोर्ड माइनस के। लिखें, थर्ड पॉइंट लिखिएगा क्वेश्चन के नीचे, अभी आपने 2 पॉइंट लिखा होगा, थर्ड पॉइंट लिखिए। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड, द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड and arrowhead gives the direction. Length of the line gives the magnitude and arrowhead gives the direction. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब कभी मैं आपको एक वेक्टर ऐसे दिखा रहे हैं, सपोज दिस इज ए वेक्टर, ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बी में अगर आपने ये लेंथ छोटा लिखा है और ए में अगर ये लेंथ आपने बड़ा लिखा है, तो ये एक तरह से आपको एक आइडिया भी दे रहा है कि the magnitude of A is greater than magnitude of B. ये एरो का जो साइज है वो भी आइडिया देता है, पर ये थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए आप कोई 5 किलोमीटर को आप लिख रहे हैं, तो 5 किलोमीटर को सपोज आपने इतना बड़ा एरो दिया है, तो अभी 10 किलोमीटर को आप लिखेंगे तो कितना बड़ा एरो देना होगा, एग्जैक्टली इसका डबल देना होगा, तभी आप इसके मैग्नीट्यूड को भी वहां पर क्या कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दिस इज 5 किलोमीटर, मींस आपने इस तरह से दिखाया। 10 किलोमीटर यानी आपने अगर इसको 5 माना है तो इसको आपको क्या मानना होगा, 10 मानना होगा। तो आप एरो का जो लेंथ है वो भी कई बार दिखाता है कि कितना बड़ा वेक्टर है, लेकिन क्या ये जो किलोमीटर में लिखा हुआ है ये इसका एक्चुअल साइज है? नहीं, इसका एक्चुअल साइज तो नहीं है ना, ये 5 किलोमीटर होगा क्या? नहीं होगा। इसी को ओरिजिनलिटी से एक रिलेटिव टर्म में बदलने के लिए व्हाट वी यूज इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ये इतनी छोटी सी लाइन 5 किलोमीटर है, अगर 10 किलोमीटर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 15 किलोमीटर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तो अभी क्या हो गया, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, तो आपने यूनिट वेक्टर क्या मान लिया, 5 किलोमीटर, जिसको मैंने ये माना ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो इस तरह से आपने एक यूनिट डिफाइन कर लिया, अब उसको आप उसके मल्टीपल्स में लिखते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा कि आप छोटे से छोटे क्वांटिटी को भी क्या, तो बड़े से बड़े क्वांटिटी को आप छोटे से छोटे क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक्चुअली हम लोग यही करते भी हैं। कहां बोलिए, ग्राफ में। ग्राफ जो आप लिखते हैं तो क्या पूरा इंडिया उस पेपर में समाया हुआ है? नहीं, लेकिन अपन क्या लिखते हैं वहां पे रेशियो लिखते हैं ना, स्केल। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर और 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 mm ऑफ समथिंग इन दैट पर्टिकुलर, तो वो लिखते हैं वहां पे, वो इसका मतलब वही है। नेक्स्ट, तो ये एग्जांपल कुछ भी ये या ये कोई भी एक एग्जांपल अपनी कॉपी में लिख सकते हैं उसके नीचे। फोर्थ पॉइंट लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जो भी मैंने बताया था यही उसका मैग्नीट्यूड है। जब आप इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आप उसको क्या लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर मैं कह रहा हूं कि इसका a का मैग्नीट्यूड b से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों क्या होंगे, बड़े और छोटे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लाते हैं, एक मॉड्यूलस डालते हैं जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब मैं फोर्स को लिखता हूं तो अगर आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, दिस इज फोर्स का मैग्नीट्यूड, बट इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, दैट इज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो देयर इज अ डिफरेंस। इफ आई एम राइटिंग ओनली दिस बार के अंदर, अगर मैं बार के अंदर कुछ लिख रहा हूं, सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, ये आपको मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। लेकिन जब आप उसको इस प्रकार से लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हो गया। तो जब आप डायरेक्शन लिखेंगे तो आपको विद एरो लिखना होगा, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड दिस इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन लिखें, a body A travels 5 kilometer east and body B travels 5 kilometer in east. Sorry, a body A travels 5 kilometer in east and body B travels 3 kilometer in east. Represent this in vector form. Represent this in vector form. इसको आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 5 किलोमीटर इन ईस्ट, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिएगा तो आप क्या लिखेंगे, +5 किलोमीटर्स
I वेक्टर 3 किलोमीटर इन ईस्ट अगर आप लिखिएगा तो आप क्या लिखेगा प्लस 3 किलोमीटर I वेक्टर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, इन दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको लिखेंगे 5 और इसको लिखेंगे 3। A का मैग्नीट्यूड किसके बराबर 5 किलोमीटर के बराबर और B का मैग्नीट्यूड किसके बराबर 3 किलोमीटर के बराबर और 5 इज ग्रेटर देन 3 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसे चाहूं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना, इसी सवाल में अगर मैं ये लिखता 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट, अभी इसे क्या लिखूंगा -5 आएगा। अभी आप अगर मैग्नीट्यूड को देखें तो आप कहिएगा -5 क्या है, छोटा है 3 से। -5 छोटा है ना, तो -5 छोटा हुआ 3 बड़ा हुआ। मैथमेटिक्स तो यही सिखाता है। पर जब भी हम कभी भी मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं, इस साइन का इसके साथ रिलेशनशिप है, इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस साइन का इसके साथ रिलेशनशिप है, इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी भी 5 जो है वो क्या है 3 से बड़ा ही है। बात समझ में आ रहा है? इवन इफ इट इज इन बेस्ट डायरेक्शन बट द मैग्नीट्यूड वाइज 5 is always greater than 3. Then fifth point, the arrow of the vector represents or gives 4 basic information. The arrow of the vector represents or gives 4 basic information. पहला, the point of vector is known as tail. पहला, the point of vector जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है मुझे इसकी जानकारी भी मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं टेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं हेड बोलते हैं। तो हेड और टेल मींस कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, इससे आपको 2 इंफॉर्मेशन मिलेगी। द पॉइंट ऑफ वेक्टर इज नोन एज टेल और इनिशियल पॉइंट, टेल एंड और इनिशियल पॉइंट, इसको टेल एंड बोलते हैं और इसको ही दूसरे नाम क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज इनिशियल पॉइंट। और दूसरा वाला हेड एंड है, इसको क्या बोलेंगे फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन माना जाता है। नेक्स्ट वेक्टर आर This final point is also known as terminating point। इसी फाइनल पॉइंट को आप टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं या टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। जहां पे वेक्टर एंड कर जाए उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो क्या 4 इंफॉर्मेशन है? पहला इंफॉर्मेशन उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इंफॉर्मेशन उसका डायरेक्शन, तीसरा इंफॉर्मेशन वो कहां से स्टार्ट हुआ, चौथा इंफॉर्मेशन वो कहां को एंड हुआ। ये चारों बातें एक वेक्टर से हमें पता चलती है। आगे लिखें, vectors are classified into 2 types. Vectors are classified into 2 types. पहला polar vector, दूसरा axial vector। तो vectors के कितने टाइप हैं? There are 2 types of vector। ये डायग्राम बना लिया आपने, initial point और final point। There are 2 types of vector। पहला है first is polar vector and the other is axial vector। जिस वेक्टर के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया अब तक, जहां पर वो एक्सिस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं नो, दैट वो कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सब सारा पोलर वेक्टर में आता है। वेयरएज एक्सियल वेक्टर क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। तो पहले आप पोलर वेक्टर लिखें, वेक्टर व्हिच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनेट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वेक्टर, पोलर वेक्टर का डेफिनेशन लिखें, वेक्टर which has a starting point and terminates at a particular point is called a polar vector। Vector which has a starting point and terminate at a particular point is called as polar vector। जो किसी पॉइंट से स्टार्ट होता हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल अगर आप ले लीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो कोई एक बॉडी है जो ए पर थी और फिर बी को जाके उसका रास्ता बंद हो गया, तो आप क्या लिखोगे, ये जो वेक्टर जो ए से बी को गया है दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसे हम एक्स वेक्टर से दिखाएंगे।
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और वो किसी पॉइंट पर जाकर क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। ऑल दोस वेक्टर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में लिखवाया है, कौन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, जो भी लिखवाया था वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर। व्हाट इज एन एक्सियल वेक्टर? ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को दिखाए, ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को दिखाए। जैसे सपोज करें किसी एक साइक्लिक पाथ में, किसी एक सर्कुलर कॉइल में सपोज करंट आई फ्लो कर रहा है, सपोज करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर साइक्लिक कॉइल या सर्कुलर कॉइल। ये क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। अभी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका डायरेक्शन अगर मुझे निकालना है, तो इसका डायरेक्शन आप कैसे निकालते हैं? आप क्या करोगे, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आ रहा है वो रोटेशनल इफेक्ट की वजह से आया है। रोटेशन, उसकी वजह से एक डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल, जो इसके एक्सिस के अलोंग दिखाई दे रहा है। दिस इज द एक्सिस, नो, ये आपका एक्सिस है, ऐसे समझिए। सपोज करिए ये आपका यही सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, जो कल खुला था आज में खुल रहा है, हाँ, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। अब ये जो कॉइल है ये ऐसे बोर्ड पर बनाया हुआ तो थोड़ा मुश्किल होता है समझना, ऐसे होगा तो थोड़ा समझना आसान होगा। अभी ये आपका करंट कैरिंग वायर है, दिस इज द एक्सियल फोर्स, ये एक्सिस है। इस एक्सिस में अब मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है। अभी ऐसे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। अभी ऐसे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो एक्सिस है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह का जो कोई वेक्टर होता है जो एक्सियली आपको डायरेक्शन देता है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, राइट। वेक्टर करंट तो वेक्टर है ही नहीं, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट उससे जो आ रहा है डायरेक्शन जो आएगा वो तो मैग्नेटिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट, वेक्टर which represents the rotational effect and acts along the axis of rotation and acts along the axis of rotation are called axial vector, are called axial vector। उसको ही आप क्या बोलते हैं, axial vector बोलते हैं। example torque, example is torque, torque is one of the example। torque भी क्या होता है, rotational effect होता है ना, torque is rotational effect। next moment of force, next is moment of force, next is moment of force, next is moment of force। चलिए, तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन, कुछ एग्जांपल और लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, बट ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक्सियल हैं। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो डायरेक्शन आपको निकलता है एंटी क्लॉकवाइज वो ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज, और जो क्लॉकवाइज में आएगा वो डायरेक्शन कहाँ आएगा, नीचे की ओर। क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन आएगा वो नीचे की ओर आएगा। याद रखिएगा, मैं बार बार ये पेन को लेफ्ट हैंड में लेता हूँ और कौन से हाथ से निकाल रहा हूँ, राइट हैंड से। ये राइट हैंड से ही निकलता है, गलती से भी ना पेन इसमें पकड़ोगे, इससे मत करने लग जाएगा, लेफ्ट से कीजिएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा किससे निकालना है, इसलिए देखिए जैसे हम मैं लिख रहा हूँ उसके बाद पेन को कहाँ ले रहा हूँ, लेफ्ट में, उसके बाद मैं राइट से निकाल रहा हूँ। इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम राइट हैंड रूल। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर, एंटी क्लॉक में ऊपर और क्लॉक में नीचे, ये दोनों डायग्राम आप उसके नीचे निकालिए। कुछ एग्जांपल, ये डायग्राम आप उसके नीचे लिखिए और उसके नीचे लिखिएगा
थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नोट डाल के, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। कौन बताएगा व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज स्केलर क्वांटिटी, वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड इज टेंसर क्वांटिटी। व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी? राइट, द फिजिकल क्वांटिटी which has different value in different direction, different value in different direction is known as tensor quantity. Different value in different direction is known as tensor quantity. Tensor quantity एक ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आपको मिलता है। जैसे एक एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं, प्रेशर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटी। उसमें भी खास करके जो आप एयर प्रेशर होता है उसके बारे में कह रहा है, या विंड प्रेशर जिसको बोलते हैं उसके बारे में कह रहा है। अब कुछ ये अगर मैं पॉइंट बताऊं तो आपको तो पता है ना कि गर्मी टेम्परेचर के बढ़ने से इस पर्टिकुलर एरिया में कब प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जहाँ पे अपने सी ब्रिज एंड एक लैंड ब्रिज इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, और वहां पे आप देखते हैं कि अगर यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाए, हाई हो जाए, अगर यहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया तो यहाँ की जो हवा, उसके ऊपर की जो हवा है वो क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और दूसरी साइड से हवा क्या करेगा, इस तरफ रश करेगा, इस एरिया में आने की कोशिश करेगा। इस एरिया में अगर वो आने की कोशिश कर रहा है, चारों साइड से हवाएं इस एरिया में अगर आ रही हैं, तो इस तरफ एयर का मूवमेंट ज्यादा होगा। एयर का मूवमेंट ज्यादा होगा तो इस एरिया में हाई प्रेशर होगा और दूसरी साइड में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिएगा कभी कभी ना बहुत ज्यादा जब बारिश होती है बेमौसम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर क्रिएट हो गया इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लो प्रेशर मतलब वहां की हवा दूसरी ओर आ गई, और हवा जब एक जगह से दूसरी ओर जाएगी तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा हवा लेकर जाएगा, तो पूरा क्लाउड लेके जाएगा, और क्लाउड लेके जाएगा तो वहां बारिश करवा देगा। तो लो प्रेशर अगर कहीं जनरेट होगा, वो तभी जनरेट होता है जब हवा उधर से दूसरी ओर आ गई, तो उस साइड क्या हो जाता है, लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होगा तो हवा उस साइड से दूसरी साइड मूव करेगी। तो इस तरह से आप डायरेक्शन, अभी मैं इससे अगर दूर जाऊं तो प्रेशर बदल रहा है, इसके करीब आऊं तो प्रेशर बदल रहा है। तो प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू डायरेक्शन स्पेसिफिक है। इस डायरेक्शन में जा रहे तो हो सकता है अलग प्रेशर मिले, इस डायरेक्शन में जा रहे तो अलग प्रेशर मिले, तो डायरेक्शन के बदलने से अगर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बदल जाए, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल हैं जैसे स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आप लिख सकते हैं साथ प्रेशर के साथ साथ। आप और एक एग्जांपल लिख सकते हैं, स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर। अब ये नया हेडिंग डाल रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर। कुल मुझे लगता है शायद 8 या 9 डेफिनेशन आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लोग फिर स्पेसिफिक टू वेक्टर क्वांटिटी लाइक व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी प्रकार के वेक्टर से रिलेटेड डेफिनेशन, जैसे व्हाट इज अ मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज अ नल वेक्टर, व्हाट इज अ इक्वल वेक्टर, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर, व्हाट इज पैरेलल वेक्टर, व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर, इस प्रकार के जितने भी वेक्टर हैं उसका ज्ञान आज आपको दे देते हैं। अगली क्लास में फिर वेक्टर क्वांटिटीज, जो वेक्टर से रिलेटेड क्वांटिटीज, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला लिखिए मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। फर्स्ट यू राइट मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। The magnitude of a vector is called modulus of a vector. Modulus means we are talking about only the magnitude. आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि when we talk about only the magnitude then it is modulus. Modulus means जो भी क्वांटिटी उसका आप मॉड ले लेंगे। मॉड लेना मींस पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं उसके नीचे, एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स is applied in east direction, in east direction। आपने ईस्ट डायरेक्शन में आपने क्या अप्लाई किया, 10 न्यूटन फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। तो ये इसका क्या हो गया, मॉडुलस हो गया। दिस इज इट्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर 20 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन। आपने सेकंड एग्जांपल लिखिए, 20 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है इन साउथ डायरेक्शन, 20 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन,
कोई साउथ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर अगर ट्रैवल किया है तो मोमेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड होगा। डन, यूनिट भी लिखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, कांस्टेंट वैल्यू एंड द यूनिट। मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, वन इज कांस्टेंट वैल्यू, अनदर इज यूनिट, एंड देन इज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड दो चीजों से मिलकर बनता है, एक उसका जो आगे कांस्टेंट लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20 और साथ में उसका यूनिट। नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर। मैंने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इन ऑर्डर टू डिफाइन वेरी बिग क्वांटिटीज, आप किसी एक को क्या मान लेंगे, यूनिट मान लेंगे। इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, इसे मैं एक मार्कर बोल रहा हूं, इफ दिस इज वन मार्कर, तो हाउ मेनी मार्कर्स आर देयर इन माय हैंड, 3 मार्कर्स। आपने एक को यूनिट माना तब ना हम कहेंगे 3 मार्कर है। 1 किलोमीटर को आपने यूनिट माना तो आप कहेंगे कि 3 किलोमीटर कितना, अगर 1 किलोमीटर इतना तो 3 किलोमीटर इतना ही होगा। एक को तो यूनिट मानना होगा ना, दैट पर्टिकुलर यूनिट को जो आप उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपको मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वहां पे प्रेजेंट है। गॉट इट? ये जो पूरा चेयर आपके सामने पड़ा हुआ है, ये जो पूरा चेयर है कई सारी चीजों से मिलकर बना है। इसमें गद्दा लगा हुआ है, इसमें ये टेबल हैंड पैड है, उसके बाद इसमें कई सारे नट लगे हुए हैं। पर इस पूरे को अगर मैं एक यूनिट बोलता हूं तो इस रूम में कितने 30-35 यूनिट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक यूनिट है, दिस इज वन यूनिट। इसको आपने यूनिट वेक्टर मान लिया। इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, और उससे फिर आप पाएंगे। तो पहले आप एक यूनिट को कुछ एक क्वांटिटी मान लिया, उसके बाद उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेता हूं, लेट 5 किलोमीटर्स बी x। तो अगर कहीं 5x लिखा हुआ तो कितना किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर होगा क्या? लेट 5 किलोमीटर बी x, तो 5x लिखा है तो 25 किलोमीटर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो आपने क्या किया, इस 5 किलोमीटर को एक क्या मान लिया, यूनिट मान लिया, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया। गॉट इट? लिखिए, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, अ वेक्टर हैविंग magnitude equal to unity but have a specific direction, but have a specific direction is called a unit vector, is called a unit vector. It is represented by a cap. किसी भी वेक्टर पर जब कैप लग जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो this, वेलोसिटी वेक्टर होगा तो this, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा तो दिस, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, यूनिटी। 5 किलोमीटर को अगर आपने x मान लिया तो वो 5 किलोमीटर एक यूनिट है। अब उसको आप जितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे उसमें वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो ऑलवेज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी होता है, ये याद रखिएगा। यूनिट वेक्टर नाम ही यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, यूनिटी। अब वो कितना है वो आप डिफाइन करते हैं, कि कितना है। तो उसका फॉर्मूला इट इज डिनोटेड बाय a cap, x cap, b cap, a cap। इसका फॉर्मूला होता है एनी यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिट वेक्टर। तो लिख लीजिएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे जो ग्राफ में आई से बीच में वो करते हैं तो सबका यूनिट वेक्टर सेम ही होना चाहिए, मतलब आई का जो आपने माना है ना कि सपोज अभी मैं ऐसे कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे मैं ना 5 किलोमीटर बराबर एक यूनिट है, ये 1 आई कैप, ये 2 आई कैप, और आपने कहीं लिख दिया ये आई कैप कितना है, सपोज 5 किलोमीटर एक यूनिट के बराबर है। तो अभी ये 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है तो 10 15 20 चल रहा है ना, ऐसा हो गया। फिर आपने इसको अलग से अगर कुछ डिफाइन किया है कि ये 1 यूनिट ऑफ जे कैप इज इक्वल टू समथिंग, आपने 3 मीटर पर सेकंड मान दिया, जो भी माना है वही उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, अलग। राइट, नेक्स्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी में इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में जब लिखेंगे व्हाट यू विल राइट, एक्स एक्सिस विल बी रिटन एज आई कैप। एक्स एक्सिस को आप क्या लिखोगे, आप एक्स एक्सिस को आई कैप लिखोगे। वाई एक्सिस को आप क्या लिखोगे, वाई एक्सिस विल बी रिटन एज जेड कैप।
सॉरी जे कैप, और z एक्सिस को आप क्या लिखोगे, z एक्सिस विल बी k कैप। अब आपको ये कैप का मतलब समझ में आ रहा होगा। उस टाइम में क्या बोलना चाह रहा था कि कैप ही बोल रहा था। वेक्टर में हम लोग आई वेक्टर क्या बोले, क्या है, कुछ नहीं, पर आपको तो उसको दिखाना होगा ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, क्योंकि जब आप ग्राफिकली इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालिएगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डालिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, सिमिलरली यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब अगर इसको मैं आई कैप बोल रहा हूँ, ये 1 आई कैप होगा, ये 2 आई कैप होगा, ये 3 आई कैप। अब ये 1 यूनिट क्या है आप डिफाइन कर लीजिए कि 5 किलोमीटर 1 यूनिट है, कि 10 किलोमीटर 1 यूनिट है, कि 100 किलोमीटर 1 यूनिट है, अब डिफाइन कर लीजिए। व्हाट इट, लिखिए थर्ड पॉइंट उसी के अंदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी, the magnitude of unit vector is unity and has no unit or dimension, and has no unit or dimension, उसका कोई यूनिट नहीं होगा भाई, क्योंकि आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड दे, तो वेक्टर में डायरेक्शन था, इसमें आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दिया, तो अब इसके पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन में यूनिट कैसा, डायरेक्शन में तो यूनिट नहीं हो सकता ना, डायरेक्शन इज ओनली डायरेक्शन। तो अगर यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ क्या क्या बताता है, इट ओनली गिव्स एन आइडिया ऑफ डायरेक्शन, कितना यूनिट है वो आपको पता नहीं। अब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट इन व्हाट डायरेक्शन, फलाना डायरेक्शन, वो 1 यूनिट किसके बराबर है वो निकालना पड़ेगा। व्हाट यूनिट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर ओनली आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। 1 यूनिट इज डायमेंशन। नेक्स्ट, नल वेक्टर, आप थर्ड क्वांटिटी लिख रहे हैं, नल वेक्टर। व्हाट इज अ नल वेक्टर, अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड and having an arbitrary direction, a vector with zero magnitude and having an arbitrary direction is known as zero vector. जीरो वेक्टर किसको कह रहे हैं, ऐसा कोई वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, ऐसा कोई वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो। और जीरो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का कोई डायरेक्शन होगा क्या, आर्बिट्ररी, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, नो डायरेक्शन तो नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन। Such type of vector is known as zero vector and it is zero denoted by this, इसी को null vector बोलते हैं। कई बार कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग null vector के टर्म्स में डिफाइन करेंगे जब हम आगे चलेंगे। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और जैसे समझिए इनफाइनाइट, अगर मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जिसको कभी पता नहीं किया जा सकता, दैट इज इंफिनिटी, या उसको नॉट डिफाइंड भी बोलेंगे, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड भी बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं इनफाइनाइट भी है। इनफाइनाइट का आपके मन में जो आइडिया है वो क्या, बहुत बड़ा, और नॉट डिफाइंड का मतलब जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, पर दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते नहीं करते, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं और इनफाइनाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इंफिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही जीरो का आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, नो डायरेक्शन और आर्बिट्ररी डायरेक्शन, समथिंग सेम थिंग, कोई डायरेक्शन नहीं और सब डायरेक्शन ही डायरेक्शन। मतलब ऐसे समझिए, एक भी आम नहीं, उसको 5 भाग में डिवाइड करना, समथिंग लाइक दैट। एक भी आम नहीं है और उसको बोले 5 दोस्त में डिवाइड कर लो, सब बोले हाँ मेरे को भी थोड़ा थोड़ा मिल गया, सबको मिल गया, ऐसा होगा? चलो आम ही नहीं है, डिवाइड कैसे होगा? 0/5, कोई भी सामान नहीं है, उसको कह रहे तुम 5 भाग में सब बराबर बांट लेना, तो इसका कोई लॉजिक है? वैसे इसका कुछ लॉजिक नहीं। इसका क्या डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं। क्या डायरेक्शन है, सभी डायरेक्शन इसका डायरेक्शन, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, तो समथिंग लाइक दैट, कोई लॉजिकल नहीं है, दिस इज नॉट अ लॉजिकल क्वांटिटी। नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो उसका एक्जिस्टेंस होगा 0 यूनिट। यही तो बोल रहा हूँ, आम वाला एग्जांपल और क्यों दिया मैंने आपको कि आम ही नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ तुम 5 लोग में बांट लो, कि आम ही नहीं है तो उसको बांटोगे कहां से? मैं आप बोले ना कि ऐसा कोई क्वांटिटी होता है। हाँ, नल वेक्टर कभी ऐसा आएगा जिसका आप सॉल्व किया और आंसर 0 आ गया, 3 आई कैप -3 आई कैप, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या इसका मतलब बताइए, 0 आई कैप क्या है? नल वेक्टर। तो आखिर तो एक आ गया ना, सॉल्व करके तो आया 0 वेक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नल वेक्टर, समझ रहे हैं? पर इसका आपको मुझे बताओ 0, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा सर? अब लाइन हो, आर्बिट्ररी कहीं मान ले, कोई डायरेक्शन ही नहीं इसके पास, समझ में आ रहा है? ऐसे समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर। Two vectors are said to be equal
if both magnitude as well as direction are equal. दो वेक्टर को आप बराबर वेक्टर तब मानेंगे जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा. ए वेक्टर सपोज 5 किलोमीटर्स इन ईस्ट लिखा हुआ है, तो बी वेक्टर इसके बराबर तभी कहलाएगा जब ये भी क्या होगा 5 किलोमीटर इन ईस्ट. both the vectors will be equal. A vector will be equal to B vector only when both magnitude as well as direction are same. ऐसा कोई वेक्टर जिसका दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं. याद रखिएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंस इन डायरेक्शन will not lead to equal vectors. Both magnitude as well as direction should be same. Next, negative vector, बहुत important. Negative vector. Two vectors are said to be negative of each other. Two vectors are said to be negative of each other if their magnitudes are equal but directions are opposite. Their magnitudes are equal but directions are opposite. अभी इसका डायरेक्शन देखिए, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर और अभी इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया. तो a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर. मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, whereas a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट. एक का है 5 किलोमीटर ईस्ट में तो दूसरे का है 5 किलोमीटर वेस्ट में. नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर. अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड वेरी करे और फिर भी दोनों नेगेटिव वेक्टर हो. ये इधर है और ये इधर है, ये भी मैं बोलूंगा a वेक्टर एंड दिस विल बी कॉल्ड एज b वेक्टर. और यहां पे मैं लिखूंगा a वेक्टर is not equal to minus b वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. बट ये नेगेटिव वेक्टर जरूर है. b इज नेगेटिव वेक्टर बट a and b आर नॉट इक्वल. तो ये इक्वल के केस में, ये अनइक्वल के केस में. बट यहाँ पर भी b को आप क्या मानेंगे, नेगेटिव. इसको मैंने आपको चोर पुलिस वाले एग्जांपल में समझाया था कि अगर इधर देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, तो उसका उल्टा जो भी है वो क्या है, नेगेटिव. तो नेगेटिव वेक्टर हमेशा कैसे पता चलेगा, उनके अपोजिट डायरेक्शन. तो ये भी एक एग्जांपल है. नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर ये बनाते चलिएगा जो मैं बना रहा हूं. बट कोलिनियर वेक्टर, द वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर. द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर when they are along the same lines or parallel to each other. When they are along the same lines and parallel to each other, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर. सेम लाइन में हो या फिर पैरेलल हो, सेम लाइन में हो या पैरेलल हो. सपोज दिस इज ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, एंड दे आर इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में, तो इसे हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे. और जब कभी भी आप इसे जोड़िएगा तो सी वेक्टर जो है वो दोनों जुड़ के आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम हो जाएगा. माइनस होगा जब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. अब ये ए वेक्टर है, इसको भी आप कोलिनियर बोलेंगे जब ये दोनों क्या हो, आपस में पैरेलल हो. अब आप बोलेंगे सर पैरेलल है फिर कैसे कोलिनियर बोलेंगे. पैरेलल है तो आप इसको, वेक्टर का एक नियम होता है कि आप इस वेक्टर को कहीं भी पूरे सेम प्लेन में कहीं भी आप घुमा सकते हैं. पैरेलल वेक्टर्स का नियम होता है कि अगर वेक्टर को आप उठा के इसी प्लेन पे कहीं भी ले जा सकते हैं, तो जब आप इसको कहीं भी लेकर जाएंगे तो इस लाइन पर भी ला सकते हैं, और जब इस लाइन पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर. इसीलिए पैरेलल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं. पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स. डायग्राम दोनों बना लीजिएगा, ये भी और ये भी. उसके नीचे नोट डाल के लिखिए, उसके नीचे नोट डाल के लिखिए, वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन. वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन.
वेक्टर का लोकेशन क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता है। क्या मैं अभी जो समझाया आपको कि वेक्टर को हम कहीं भी पूरे उस प्लेन में क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। Therefore, we can displace a vector parallel to itself. We can displace a vector parallel to itself without changing its magnitude. Without changing its magnitude. Vector do not have fixed location. Therefore, we can displace a vector parallel to itself. आप उसको parallel to itself घुमा सकते हैं without changing its magnitude, बिना इसका लेंथ चेंज किए हुए और बिना इसके डायरेक्शन को चेंज किए हुए। आप ऐसे हैं, इसको ही आप ऐसे कहीं भी घुमा सकते हैं, पर इसको ऐसे ऐसे घुमा, डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, ना इसके मैग्नीट्यूड को बड़ा छोटा कर सकते। These type of vectors are known as free vector. इसको क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर बोलते हैं। These type of vectors are known as free vector. लिख लीजिए these type of known as free vector. तो इस वेक्टर को फ्री वेक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए मैं कुछ ऐसा वेक्टर बना रहा हूं जो इस प्रकार से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, अभी दिस इज y क्या, या दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये कोई एक्सीलरेशन का वेक्टर है, पर मैंने इसका ओरिजिन फिक्स कर दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड वेक्टर। इसको फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे, बट दिस इज फ्री वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर। जिसका ओरिजिन आपने फिक्स कर दिया, जिसका इनिशियल पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, दैट इज नोन एज फिक्स्ड वेक्टर। वेयर जिसका आपका ओरिजिनल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, ओपन है, फुल कहीं भी घूम सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर। तो ये उसके नीचे डायग्राम बना लीजिएगा, बता दीजिएगा दिस इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर, वेयर दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड वेक्टर। तो ये एक वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालें पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालें पैरेलल वेक्टर्स। What are parallel vectors and what are non-parallel या anti-parallel vectors? Right? Parallel vectors. Two collinear vectors having same direction. Parallel vector का definition लिखिए। Two collinear vectors having same direction is known as parallel vector. Two vectors having same direction is known as पैरेलल वेक्टर। मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं, पैरेलल वेक्टर कैन बी अ कोलिनियर वेक्टर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पैरेलल वेक्टर्स कैन बी अ कोलिनियर वेक्टर। ऑल द कोलिनियर वेक्टर may not be a parallel vector because this is not a parallel vector but this is a parallel vector. ये कोलिनियर वेक्टर कैन बी अ पैरेलल वेक्टर but पैरेलल वेक्टर cannot be a कोलिनियर वेक्टर। अब इसमें जरूरी नहीं कि इसका लेंथ बराबर ही हो, बराबर हुआ तो सेम, बराबर ना हुआ तो सेम, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बस याद ये रखना है कि ए और बी वेक्टर क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, बस कंडीशन इतना ही है, मैग्नीट्यूड का उसमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। द कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, द कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, द कोलिनियर वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसको एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे ना। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आप इस केस में इसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलेंगे। दिस इज एंटी पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर, दिस इज एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट लिखिए कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर अगर सेम प्लेन में लाइक कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज कोप्लेनर। अभी ये दोनों मार्कर को जरा ध्यान से देखिएगा, इस दोनों मार्कर को भी मैं मूव करूंगा इस बोर्ड के ऊपर, आपको ध्यान से देखना, मुझे बताना है कि इन व्हिच केस आई कैन कॉल देम एज कोप्लेनर एंड इन व्हिच केस इट विल नॉट बी अ कोप्लेनर वेक्टर। अभी ये दोनों ये वेक्टर हैं, ये अभी कोप्लेनर है सेम प्लेन पर। अच्छा अभी ये कोप्लेनर है, दे नॉट कोप्लेनर, ये आउट ऑफ द प्लेन है। These two are coplanar, but this is not coplanar. मूव तो दोनों ही करा, पर this is not coplanar. ये आउट ऑफ द प्लेन है। इसी प्लेन पे होगा तो कोप्लेनर, इसके बाहर हो गया, कहीं भी थोड़ा भी बाहर हो गया, इट इज आउट ऑफ द प्लेन। ये एक ही प्लेन में मूव करना चाहिए। प्लेन कैन बी दिस, प्लेन कैन बी दिस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, कोई भी प्लेन हो सकता है, राइट? द वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन, द वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। The vector
lying in the same plane is called coplanar vector. This all three are lying in this plane of the board. That's why they are called as coplanar vector. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं. नेक्स्ट, को-इनिशियल वेक्टर. All parallel vectors are coplanar vector. Two parallel vectors are coplanar. All parallel vectors are coplanar vector. These three are parallel, but are they coplanar? Two parallel vectors, so जहां भी रहेगा वो प्लेन ही में रहेगा, वो अपना एक प्लेन बना देगा. All the parallel vectors are coplanar vector, but two parallel vectors can be a coplanar. क्योंकि तीसरा क्यों आया? तो आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है, but it may be a parallel का केस, तो इसलिए भी. नेक्स्ट, को-इनिशियल वेक्टर. नेम खुद ही बता रहा है ना, को-इनिशियल मतलब उसका इनिशियल पॉइंट क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. ठीक है. The vectors which have same initial point is called as co-initial vector. The vectors which have same initial point, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? Co-initial vector. The vectors which have same initial point are called as co-initial vector. Next, orthogonal unit vector. Next, orthogonal unit vector. Orthogonal unit vector. If two or three unit vectors are perpendicular to each other, if two or three unit vectors are perpendicular to each other, दो या तीन वेक्टर्स जो है आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है. दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर. ऑल थ्री आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ऑल थ्री आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. दिस इज जे कैप, दिस इज आई कैप, दिस इज के कैप. इस तरह का वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं. और इसका एग्जांपल क्या है? ये ऐसे अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा, और उसके लिए मेरे को ये हाथ यूज करना पड़ेगा शायद. हाँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सारे परपेंडिकुलर. ये कौन सा है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है ना. तो वहां पे भी तीनों वेक्टर क्वांटिटी आती है. तो इस तरह से जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. डन. आई कैप, आई वेक्टर को आप क्या लिखोगे? आई कैप विल बी रिटन एज I vector divided by its magnitude. J vector को आप क्या लिखोगे? J vector divided by its magnitude. और ये always 1 होगा. ये always क्या होगा? 1. और K cap will be equal to K vector divided by its magnitude. K vector divided by its magnitude. और ये क्या होगा? ये भी always 1 होगा. यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 1 ही रहती है. लेकिन वहाँ तो बोले यूनिट वेक्टर 5 किलोमीटर ले सकते हैं. कहाँ पे? वो तो हमने अजम्पशन लिया कि वो यूनिट वेक्टर 5. अब 5 को आपने 1 माना है, तो ये 1 यूनिट है. अब ऐसे आप कितना यूनिट ले रहे हैं? x 1 यूनिट, 2 यूनिट. अब मान लीजिए इसकी जगह में आप मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स आई कैप, एक्स जे वाई जे कैप और के टाइम्स के कैप. ये क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप x टाइम्स यूनिट वेक्टर. ये क्या हो जाएगा? y टाइम्स j कैप मींस y टाइम्स यूनिट वेक्टर. और ये क्या हो जाएगा? k टाइम्स k कैप यानी k टाइम्स k वेक्टर. तो k आपका यूनिट वेक्टर था, उसमें आपने k से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. x y z ना लिख के आप यहां पे a b c लिखेंगे तो शायद ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, क्योंकि a b c और x y ये थोड़ा सा आसान है. अभी a से मल्टीप्लाई कर दिया तो a i कैप, b से मल्टीप्लाई कर दिया तो b j कैप और c से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जितना k को आपने जो यूनिट माना है उसमें c टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना टाइम्स हो गया. जो मैंने बताया ना, लेट द 5 किलोमीटर बी x. अभी 5x लिख दिया तो कितना होगा? 25 किलोमीटर हुआ. आपने वो x किसको मान लिया? k कैप को मान लिया. अभी c k कैप मतलब c टाइम्स k कैप. c टाइम्स k कैप मींस c जो भी नंबर है उसको आपने k कैप को मल्टीप्लाई किया. k कैप क्या है? 1 यूनिट. अब वो कितना है तो आप बताइएगा, वो सवाल में करेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लैरिफिकेशन आता है. नेक्स्ट, localized vector. Next is localized vector. Those vectors which initial point is fixed are called as localized vector. ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन पॉइंट फिक्स है, जो मैंने
फिक्स्ड वेक्टर के बारे में भी बताया। फिक्स्ड वेक्टर्स आर ओनली नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। फिक्स वेक्टर इज ओनली नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। दिस इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड वेक्टर, और फिक्स्ड वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। दिस इज ओनली कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। कोई भी एक ऐसे ए वेक्टर ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। The vector which initial point is fixed are known as localized vector. Next, non-localized or delocalized vector. Non-localized या delocalized vector क्या होगा इसका एग्जांपल? Those vectors whose initial point is not fixed. Those vectors whose initial point is not fixed. उसका initial point fixed नहीं है, ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हैं? Non-localized vector. Such vector is known as non-localized vector. Then आज की क्लास में हमें यहाँ तक पढ़ना था, जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हमें जानना था। हमने सारे टाइप ऑफ वेक्टर को जान लिया है। अगली क्लास में डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।